हेलो एवरीवन, आज जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं आपके अपने अल्फा एजुकेशन चैनल में, वो है सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन फ्रैंक। यानी कि एन फ्रैंक की डायरी का कोई पार्ट लिया गया है, जिसके अब हम आगे पढ़ने से पहले यार आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई, अगर आप अभी तक आपने अल्फा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन फ्रैंक। यार एक बात तो यहाँ पता चल ही रही है कि जो इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं वो एन फ्रैंक के बारे में है। किसके बारे में? एन फ्रैंक की बारे में पढ़ने वाले। चलो मैं एन फ्रैंक की फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या है? एन फ्रैंक है। आपको अच्छे से दिख ही रही होगी, ठीक ना? एन फ्रैंक आपको अच्छे से दिखाई दे ही रही होगी। जो ये सब लिचड़ी पुचड़ी से लिखा रहा है, इसको मैं ऐसा नहीं, चलो बहुत शॉर्ट से मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। एन फ्रैंक जो एक लड़की थी ना, उसके बर्थडे पे एक बार उसके पेरेंट्स ने एक गिफ्ट दिया था। जो एक एन फ्रैंक थी, उसके जब बर्थडे आया था तो उसके पेरेंट्स ने उससे बर्थडे पर एक गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट था डायरी। उसके बर्थडे पर उसके फादर ने क्या गिफ्ट दिए थे? तो डायरी गिफ्ट दिए थे। उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। हर उसका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो हर सीक्रेट बात किसी दूसरे के साथ शेयर कर सके। उसके दोस्त में बहुत सारे थे। ऐसा नहीं है कि उसके दोस्त कोई नहीं थे, उसके दोस्त थे। उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो हर चीज़ को शेयर कर पाए। तो एक दिन क्या सोचती है वो, एक दिन बैठी थी तो सोचती है कि यार, जब कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो क्यों ना मैं इस डायरी में ही अपने बारे में जो फीलिंग है वो लिखना स्टार्ट कर दूँ। तो और इस डायरी का नाम आगे चलकर रख देती है किटी। उस डायरी का नाम आगे चलकर क्या रखती है? किटी। आगे स्टोरी में मिलेगा एक जो दुखद घटना है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैं इस कहानी को, इस स्टोरी का रियलिटी बता देना चाहता हूँ कि जो रियल एक्चुअली में ये जो लड़की बहुत छोटी ही एज में एक्सपायर कर गई थी, मर गई थी। इसके फादर को इसके मरने के बाद उसकी डायरी मिली। उसके मरने के बाद तो उन्होंने इस डायरी को पब्लिश करवाया। ध्यान रखना इस वाली बात को। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एन फ्रैंक थी वो बहुत ही कम एज में एक्सपायर कर चुकी थी, ठीक ना? बहुत ही कम एज में वो एक्सपायर कर चुकी थी। उसके फादर यानी कि एन फ्रैंक की फादर ने उसको मरने के बाद डायरी को पब्लिश कराया, ठीक है? जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ये उसकी डायरी का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे यार अपने घर में, जैसे हम लोग अपने घर में रामायण गीता रामायण, हिंदुओं घर में रामायण गीता रामायण होता है। जैसे आपने रामायण और गीता रामायण का एक छोटा सा पार्ट होता है सुंदरकांड। उसे क्या कहते हैं? सुंदरकांड कहते हैं। तो सुंदरकांड तो बहुत कांड, सुंदरकांड क्या होता है? एक्चुअली में छोटा सा पार्ट होता है रामायण का। सुंदरकांड रामायण का एक छोटा सा पार्ट होता है। चलो यार, हम अपना तो ऐसे ही चलता रहेगा सुंदरकांड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ जाता हूँ मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है? राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर सम वन लाइक मी। अब एन फ्रैंक क्या कह रही है कि डायरी लिखना मुझे जैसे के लिए बड़ा अजीब सी बात है, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। क्या बोल रही है? कि डायरी लिखना मुझे जैसे के लिए बहुत सा अजीब सी बात है, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि भैया आज तक उसने कुछ लिखी नहीं थी ना, डायरी नहीं लिखी थी। तो इसलिए तो अगर किसी काम को फर्स्ट में करने में तो दिक्कत होती है, तो उसी प्रकार वो डायरी नहीं लिखी थी। तो बोल रही है कि मुझे जैसे के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नो नो ओनली बिकॉज आई हैव द नेवर written anything before, but also because it seems to me that later on the neither I nor everyone else will be the interested in the musician of the 13 years old the school girl। अब वो कह रही है कि एक तो ये वाली बात है कि यार मैंने तो आज तक स्टोरी डायरी लिखी नहीं है, और दूसरी बात है कि ये भी कि आगे चल के मतलब कि इस डायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा ना ना मैं खुद इस डायरी में इंटरेस्ट लूँगा। तो उसके बाद है ओ वेल इट डजेंट मैटर आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव द वन इवेर द ग्रेटर नीडेड टू द गेट ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स ऑफ माई चेस्ट।
उसके बाद बोलती है कि फिर भी ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये हमको मायने नहीं रखता है कि मेरा मन करता है डायरी लिखने के लिए तो मैं डायरी लिखता हूँ, ठीक है ना। फिर भी वह सबसे ज़रूरी बड़ी ज़रूरी है ना। अब उसका कोई फ्रेंड नहीं है तो क्या करेगी, डायरी लिखेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया ऑफ माई चेस्ट। क्या आया, ऑफ माई चेस्ट। ऑफ माई चेस्ट का मतलब होता है कि जो बातें चल रही है आपके अंदर, वो होता है ना कि जब हमारे मन की कुछ बातें चल रही होती है और जब हम उस बात को किसी के साथ शेयर कर देते तो मेरा मन हल्का हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार वह एन फ्रैंक जो है उसकी मन हल्का हो जाती है डायरी में अपना फीलिंग को लिखने के बाद, ठीक है। पेपर हैज़ मोर पैसेंज दैन पीपल। I thought of this saying on the one of those day when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। अब वो क्या कर रही है, पेपर हैज़ मोर पैसेंज दैन पीपल। अब देखो ये वाली बात क्यों कहती है ना, पेपर हैज़ मोर पैसेंज दैन पीपल, वो ये वाला बात क्यों कर रही है भाई। तो देखो पेपर एक्चुअली क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। पेपर एक्चुअली नॉन लिविंग होता है। लोग अपने आप कल देखा होगा किसी, आजकल आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि किसी व्यक्ति के साथ अगर आप किसी अपनी बात शेयर करते हो तो वो अपनी मोबाइल में लगा रहता है, टक टिक करते रहेगा मोबाइल में लगकर, ना आपको बात में ध्यान देगा, ठीक है ना। अपने मोबाइल में उसको केवल तब अपना मोबाइल से ज़रूरत है भाई, कोई दुनिया भाड़ में जाए, ठीक है ना। तो भाई मेरी बात तो सुन ले। हाँ, आप अगर उसको कहेंगे कि मेरी बात तो सुन ले, लेकिन वो अपने मोबाइल में ही लगा रहता है, ठीक है। तो निकल तो टाइम नहीं है, क्योंकि लोगों के पास अब टाइम नहीं है लोगों को सुनना। और ये वाली बात मैंने तब रियलाइज़ की जब मैं डिप्रेस में चल रही थी। एन फ्रैंक बोलती है कि ये वाला बात मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं डिप्रेस में चल रही थी और जब मैं इस अपने घरों पे बैठी हुई थी। देखो चीन होती है, कभी कभी होती है ना कि जब कुछ सोचते हैं तो अपने चीन पे हाथ रख लेते हैं। जब हम कुछ थिंकिंग करते हैं कुछ तो अपने चीन पर हैंड को रख लेते हैं, ठीक है। बोर्ड एंड लिस्टलेस। जब मैं बोर हो रही थी एंड लिस्टलेस, जब मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, अंडरिंग वेदर टू द स्टे इन और गो आउट। अब उस टाइम को सोच रही थी कि जब मैं घर में रहूं कि बाहर जाऊं। वो सोच रही है कि मैं अब घर में रहूं कि बाहर जाऊं। I finally stayed where I was I finally stayed where I was। मैं वहीं पे रही जहाँ पे मैं बैठी थी। ब्रोंडिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सोचना। क्या होता है ब्रोंडिंग का मतलब, बहुत ज़्यादा सोचना। यस पेपर हैज डज हैव more passion than since I am not planning to let anyone else read this steep blank notebook gradually referred to as the diary। अब वो वहाँ पे मतलब अपने घर में बैठी रही, सोच रही है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो इससे अच्छा तो होती है एक पेज। लोगों के पास अब टाइम नहीं है तो इससे अच्छा तो पेज ही है ना जी, हैं। वही बोल रही है कि इससे अच्छा तो पेज है, उस पर कम से कम अपने दिल की तो बात लिखी जा सकती है ना, प्रेम या कुछ भी लिखो। लेकिन वो तो नहीं ना बोलेगा कि मत लिखो, वो मैं कम से कम उस पर लिख सकती हूँ। एन फ्रैंक बोलती हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आया है कि स्टीप ब्लैंक। आप लोगों ने देखा होगा कि डायरी का जो आगे का हिस्सा होता है, किसी भी डायरी का, आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी भी डायरी का आगे का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। और फिर वह कह रही है कि ये मेरी पर्सनल डायरी होने के वाली है। वो बोल रही है कि जो मेरे बर्थडे में पिताजी दिए थे ये मेरी पर्सनल डायरी, तो ये तो है ही था ना जी पर्सनल डायरी, और वो इसे मैं पढ़ूंगी नहीं। वो बोल रही है कि मैं किसी को इस डायरी को
पढ़ने नहीं दूंगी। अनलेस आई द शुड इवर द फाइंड अ रियल फ्रेंड आई पॉसिबिलिटी वुडंट मेक द बीट एंड द डिफरेंट। अब वो क्या कर रही है कि जब जब तक कि या फिर इसे किसी फ्रेंड नहीं मिल जाती है तब तक वो किसी को पढ़ने नहीं देंगे, वो भी रियल फ्रेंड मिल जाए तो। हो सकता है कि अगर उसको रियल फ्रेंड किसको एन फ्रेंड के अगर रियल फ्रेंड मिल जाएगा तो वो उसे पढ़ने दे सकती है, अदरवाइज किसी को नहीं पढ़ने देंगी उस डायरी को, ठीक ना। और इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक ना। फर्स्ट आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा ना, ठीक समझ में आ रहा है। नाउ आई एम द बैक टू द पॉइंट दैट द prompted मी टू कीप द डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब वो क्या कर रही है, अब मैं दोबारा से उसी पॉइंट पे आ गया हूँ जिस पे मुझे प्रॉम्प्ट किया था, जिसके वजह से मैंने सोचा कि एक डायरी लिखूंगा। तो देखो एक चीज़ याद रखना दोस्त, जब चैप्टर को पढ़ रहे हो तो ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ो। जब एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जो एन फ्रैंक थी वो डायरी क्यों लिखी, उसने, तो उसका आंसर क्या होगा। आंसर है क्योंकि भैया उसके कोई अच्छा दोस्त नहीं था, बेस्ट फ्रेंड नहीं था, उसके पास कोई दोस्त था तो रहता तब ना नहीं लिखती। उसके पास दोस्त नहीं था, लेकिन कोई अच्छा दोस्त नहीं था जिसके साथ वो हर चीज़ को शेयर कर पाए, तो उसने सोचा कि क्योंकि एक डायरी का जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है, उसने सोचा कि एक डायरी के पेपर में पीपल से ज़्यादा पेशेंस होता है, ठीक है, मैं उसमें सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, इसलिए उसने सोची कि डायरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इसलिए वह डायरी लिखना स्टार्ट की। लेट मी पुट इट द मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट द 13 years old गर्ल्स इन कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब वो कहती है कि देखो यार, इस वाली बात को क्लियर कर दूंगी आपको कि क्योंकि कोई इस वाली बात पर बिलीव तो करेगा नहीं ना। जो 30 साल मतलब 13 साल की लड़की है वो पूरी तरह से अकेली है इस दुनिया में। एंड आई एम नॉट, और ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ ना, बिल्कुल अकेली हूँ। आई हैव द लविंग पेरेंट एंड सिस्टर 16 years old sister and there are the about 13 people I call friends। और वो कहती है कि मेरे पास बहुत अच्छे मम्मी पापा, 16 साल की मेरी बड़ी बहन भी है, एंड लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिसे मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव द फैमिली लविंग एंड द गुड होम, नो वन सरफेस आई सीम टू द हैव द एवरीथिंग एक्सेप्ट माई ट्रू फ्रेंड। अब वो कह रही है कि ठीक है, सब कुछ है मेरे पास ना, दोस्त भी है, फैमिली भी है, और बहन भी है, चाची भी है, अच्छा घर भी है। ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी यार जो होती है ना एक बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग, वो नहीं है मेरे पास, ठीक ना। वो बोल रही है कि एन फ्रेंड, जो बेस्ट फ्रेंड का, दो बेस्ट फ्रेंड रहने का मतलब अलग होता है ना, अब ऐसे जो नॉर्मली फ्रेंड रहता है उसका मतलब अलग हो जाता है। तो वो बोल रही है कि ऑल, उसके बाद है ऑल आई थिंक अबाउट द व्हेन आई एम द विद द फ्रेंड इट इज द हैविंग द गुड टाइम आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू द टॉक अबाउट द एवरीथिंग अबाउट द ऑर्डिनरली एवरीडे थिंग्स। अब वो कहती है कि हाँ ठीक है, जो मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैं दोस्त बना रही हूँ, आप लोगों को हाँ उनके साथ जनरल बात को कर सकती हूँ, मैं उसके साथ तो जनरल बात शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई ख़ास बात शेयर करनी हो तो उसके साथ तो शेयर नहीं कर सकता हूँ ना। जैसे सब फ्रेंड के साथ हम लोग तो अपना जो सीक्रेट बात होता है वो तो शेयर नहीं करते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसी के साथ सीक्रेट बात को शेयर किया जा सकता है। तो उसी प्रकार एन फ्रेंड बोल रही है कि मैं जो मेरे दोस्त हैं उसके साथ तो सब बात को शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वी सीम्स टू बी द एबल टू द गेट एनी क्लोजर एंड दैट द प्रॉब्लम maybe it's my fault that we don't confident in the each of the other in any case that the just how the things are the comfortably they are the legal to the legal to change this, then why I have started this diary।
अब वो कहती है कि मेरे जो दोस्त हैं उसमें कोई अच्छा क्लोजर नहीं है ना, सॉरी, जो वो कहती है कि जो मेरा दोस्त है उससे मैं ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ ना, मैं मे बी इट्स माई फॉल्ट, मे बी इट्स माई फॉल्ट। अब वो कहती है कि ये शायद मेरे में ही कमी है कि अपने सिगरेट किसी को नहीं बताता हूँ, पर मैं जैसी भी हूँ ऐसे ही मैं अच्छी हूँ, ठीक ना। मेरे अंदर इसके लिए मैं किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराऊंगी, और यही कारण है कि मैं अपना डायरी लिखना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। टू enhance the image of this long avoided friend it in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty। अब वो कह रही है कि अब वो डायरी को अपना फ्रेंड मान रही है, अब वो अपना डायरी को अपना फ्रेंड मान रही है। एन फ्रेंक क्या कर रही है कि ये जो डायरी है वो कोई डायरी नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है, वो भी बेस्ट फ्रेंड। और जिस तरह से वो लोग दूसरे लोगों को डायरी में लिखना चाहते हैं, मतलब जो किसी लोग होता है डायरी लिखना स्टार्ट करता है, मैं उस टाइप से अपना डायरी लिखना स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है, नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वो कह रही है कि इस डायरी को डायरी नहीं किटी बोलूँगी। तो आपको याद क्या रखना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी ना, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक डायरी। तो उसकी डायरी का नाम क्या था, तो उसका डायरी का नाम था किट्टी। Since no one would understand the word of my story to Kitty if I were to the plunge right in, I am better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so। अब वो कह रही है कि अगर मैं अपना कोई इंट्रोडक्शन ना दूं और डायरेक्टली मैं इस बात को ऐसे ही लिख जाऊं, वैसे तो मेरे इस डायरी में कोई इंटरेस्ट लेगा नहीं, पर बाई चांस अगर कोई पढ़ता है तो इसे समझ ही नहीं आएगी कि यह डायरी किसने लिखी है, क्या लिखी है। हालांकि वैसा मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन इस डायरी में, पर मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक ना। आगे है, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर लव्ड ever since I don't marry my mother until he was the 36 and she was 25। अब वो कह रही है कि मेरे फादर हैं जो हैं वो बहुत प्यारे हैं, जो मेरे फादर है बहुत प्यारे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी जो मदर से उसने तब तक शादी नहीं करी जब तक कि वो 36 वर्ष की नहीं हो गए, ठीक ना। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन में आ गया कि वो ये है कि जो एन फ्रैंक के फादर थे उसका शादी कब हुई थी, तो 36 साल में ना, 36 ईयर्स में, और इसकी मदर 20 और इसकी मदर की 25 ईयर्स में, ठीक है। याद रखना कि एन फ्रैंक की फादर की शादी कब हुई थी, तो 36 ईयर्स एंड मदर की तो 25 ईयर्स, ये याद रखना है, समझ गया। My sister Margot was born in the Frankfurt in Germany in 1926। अब हमें एक और बात पता चलती है कि एन फ्रैंक की एक बहन है जिसकी नाम है मार्गोट, जो कि उसकी बड़ी बहन है। एन फ्रैंक की बड़ी बहन है जिसकी नाम है मार्गोट, और उसकी जन्म होती है 1926 में, ठीक है। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। तो बेसिकली मैं बता दूं 3 साल का
डिफरेंस है, दोनों में कितना का डिफरेंट है, 3 साल का। वह लगभग 3 साल छोटी है किससे, मार्गोट से। कौन छोटी है, एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की जन्म कब होती है, तो 12 जून 1929, ठीक ना। आपको देखो डायरी का नाम क्या है, कीटी। क्या रखना है याद आपको, डायरी का नाम है कीटी। उसकी बहन की नाम क्या था ना, उसकी बहन की नाम क्या थी, मार्गोट, जो कि उससे कितनी बड़ी थी, 3 साल की बड़ी थी। मार्गोट बड़ी थी किससे, एन फ्रैंक से। फादर की शादी कब हुई, तो 36 ईयर्स। मदर की शादी कब हुई, तो 25 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद है आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। जब तक मैं 4 साल की हुई तब तक मैं कहाँ पे रही, फ्रैंकफर्ट में। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। अब देखो एक वर्ड आया, इमिग्रेटेड। इमिग्रेटेड का मतलब होता है एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना, वो भी परमानेंटली। तो मेरे पापा ने कहा वहाँ से कहाँ चले गए, हॉलैंड में चले गए। कब गए, तो 1933 में। किसकी पापा, एन फ्रैंक की। मेरे पापा मत समझ लेना, ठीक ना। तो बोल रही है एन फ्रैंक की जो मेरे पापा है 1933 में कहाँ से कहाँ चले गए। तो मिग्रेटेड का मतलब होता है एक देश को दूसरे देश में जाना, ठीक है। वो हॉलैंड चले गए, कब गए, तो 1933 में। और एक और क्वेश्चन बन गया कि उसके पापा कहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो हॉलैंड में। समझ याद रखना है कि उसके पापा शिफ्ट कहाँ हुए थे, तो हॉलैंड में हुए थे। माई मदर एडिट हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम हॉलैंड सितंबर। अब मेरी मम्मी भी उसके साथ गई इन सितंबर में। कब गई, सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू द आचिन टू स्टे विथ द आवर ग्रैंड मदर। जबकि मुझे और मेरी बहन को कहाँ भेजा गया, तो आचिन में भेज दिया गया। किसके साथ रहने के लिए, तो ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू द हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट जो थी वो हॉलैंड में गई कब, मार्गोट भी थी वो भी दिसंबर में चली गई। कहाँ पे, हॉलैंड में। एंड आई वाज द फॉरवर्ड इन द फरवरी। और फरवरी में यानी कि 2 महीने बाद मैं भी चली गई, कहाँ पे, हॉलैंड में। When I was the plunged down on the table as the birthday present for the मार्गोट देखो, प्लंकेट डाउन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ को मेज पर, मतलब कि प्लैंकेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मेज पे, मतलब कि थोड़ा सा रफ करके, रफ तरीके से रखना। किसी चीज़ को मेज पर रफ तरीके से रखना। अब वो कह रही है कि जब मेरा बर्थडे आया तो मुझ में कहा गया कि ले तुझे बर्थडे पे तिजोरी बहन दे, तिजोरी बहन ही दे रही हूँ ना। उस किससे कहा गया, एन फ्रैंक से। कब, उसके बर्थडे आया तो, कि ले तुझे बर्थडे पे तिजोरी बहन ही दे रहा हूँ। किससे कहा गया, एन फ्रैंक। किस पर, एन फ्रैंक की बर्थडे पर क्या गिफ्ट किया गया, तो तिजोरी बहन ही, ठीक ना। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसनरी नर्सरी स्कूल। और वो कह रही है कि मैं वहाँ से मोंटेसनरी नर्सरी स्कूल से आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। और मैंने वहाँ कब तक रही, जब तक कि मैंने 6 साल की ना हो गई, ठीक ना। एट विद इन टाइम द स्टार्टेड इन द फर्स्ट फ्रॉम इन द सेवेंथ फ्रॉम माई द टीचर वाज द मिस्टर हुप्रम्स। तो फर्स्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फ्रॉम का मतलब होता है कि पहला क्लास।
पहली क्लास ना, वो बोल रही है कि जब मैं 6 क्लास में थी तो मेरे टीचर थी जिसका नाम था, जब मैं 6 क्लास में थी तो मेरे टीचर का नाम क्या था, किप्रा। द हेडमास्टरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो हेड टीचर, ठीक ना, मतलब एक तरह से इंचार्ज मान लो। एट द एंड ऑफ द वीक वेयर बोथ इन द टेन एज वेल सैड टू द हेट एंड ब्रेकिंग फेयरवेल। और वो लास्ट में हम दोनों के आँख में आंसू थे ना, हम दोनों के आँख में आंसू थे, यानी कि मेरे टीचर की और मेरी आंखों में, क्योंकि शायद हो सकता है कि उसकी टीचर को वहाँ से जाना पड़ा होगा ना, ट्रांसफ़र हो गया होगा, और जो एन फ्रैंक थी वो अपने टीचर से बहुत कनेक्टेड होगी, अटैच होगी, ठीक है। In the summer of the 1941, in the summer of the 1941, Grandma fell ill and had to have an the operation. So my birthday passed with the little celebration. अब वो बता रही है कि 1941 में उसकी जो ग्रैंडमा थी, यानी कि उसकी दादी जो थी एन फ्रैंक की, वो बहुत बीमार हुई और उसका एक ऑपरेशन हुआ। इसलिए जब मेरा बर्थडे आया तो मेरी बर्थडे पे कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ग्रैंडमा डेड इन जनवरी 1942। नो वन नो हाउ टू ऑप्टेन आई थिंक ऑफ द हर एंड द स्टिल लव हर। ग्रैंडमा की एक्सपायर हो गई, क्या हो गई, ग्रैंडमा की एक्सपायर हो गई, यानी कि 1942 और कोई ऐसा बात नहीं है, नहीं समझेगा 1942 और कोई ऐसा नहीं समझेगा कि उन्हें कितना याद मैं करती हूँ, आज भी उसके याद में खोई रहती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to the make up for the other, and the grandma candle was it along with the rest. ग्रैंडमा क्या है, along with the rest। अब वो कह रही है कि अब 1942 में अब मेरी दोबारा से, मतलब कि दूसरा बर्थडे दोबारा से बर्थडे आया, तो इस बार सेलिब्रेशन अच्छी तरह से हुआ। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैंने ग्रैंडमा के तरफ से भी, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एक कैंडल जलाई उसके साइड से, ठीक ना। मत नरेटर या जो राइटर है वो अपनी ग्रैंडमा से भी काफ़ी ज़्यादा अटैच थी, ठीक है। द फोर ऑफ द एस आर द स्टिल डूइंग वेल। फोर ऑफ अस का मतलब होता है मम्मी पापा और उसकी बहन। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट ऑफ द डेट 20 जून 1942। अब ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये सब क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट में दे देता हूँ। चलो अब मैं अपनी पॉइंट पे आ जाता हूँ, ठीक ना। एट द प्रेजेंट डे ना बोल रही कि अब प्रेजेंट डे पे आ जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।